नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 में आज हम करने जा रहे हैं सेट 2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस कोर्स की हाइलाइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक, सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ कवर करूंगा। लगभग अगले 100 पार्ट्स में, 100 क्लासेस में आपको 100 मतलब जो क्लासेस होंगी उसमें मोर देन 1000 एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इकोलॉजी जैसी चीज़ें, इनफैक्ट जो चेंजिंग ट्रेंड है यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो सीरीज़ है डिज़ाइन की गई है। अगर आप यूपीएससी के अलावा एसएससी, आप पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, पीएससी वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये सीरीज़ उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे जो मेन सोर्सेज हैं टॉपिक के, जैसे मैं अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे। इस तरह से जो एक एक स्टैंडर्ड सोर्स है प्लस एनसीईआरटी है हर टॉपिक का, उसको हम यहाँ कवर करते जाएंगे। साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, करंट अफेयर्स का भी डिस्कशन रहेगा। इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज पे इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है। 31 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारी ऐप के थ्रू स्मार्ट कोर्सेज ले सकते हैं या वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन 11। सेट 1 के पहले 10 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और फिर सेट क्वेश्चन 11 देखिए सेट 2 से। कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। आपको याद होगा प्रियम्बल में लिखा हुआ है ये, एज अडॉप्टेड ऑन सो एंड सो डेट। क्या क्या चीज़ें उसमें थी? प्रियम्बल थे, 395 आर्टिकल्स थे, 10 शेड्यूल्स थे। तो ये एक चीज़ तो मैंने आपके यहाँ क्लियर कर दी कि 26 नवंबर को जब हमने ये बात लिखी कि हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमने कहाँ लिखा? हमने लिखा प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता ही करता है, तो इससे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको करेक्ट बताना है। दूसरा है 10 शेड्यूल्स। आपको याद हो गया 10वां जो शेड्यूल था वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड हुआ, तो इसका मतलब ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर, यानी ए जो है करेक्ट आंसर बनेगा। तो याद होगा आपको कि हमारे पास एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली ड्राफ्ट करके रख दिया था, और उसके बाद हमने 26 जनवरी 1950 से इसको इम्प्लीमेंट किया। चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। फंडामेंटल और लीगल राइट्स की बात कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेरियस राइट्स इन इंडिया। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पहले पता ही होगा डिफरेंस क्या है लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल वो राइट्स हैं जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और जिसके लिए हमें स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। ऑर्डिनरी राइट्स में भी चेंज बाय लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस, यानी ऑर्डिनरी राइट है तो ऑर्डिनरी चेंज करने का प्रोसेस भी होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। मेक श्योर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या क्या है ऑर्डिनरी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आप 32 में चले जाते हैं, 226 में हाई कोर्ट चले जाते हैं, यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है इम्प्लीमेंटेशन के, काफ़ी ज़्यादा गारंटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लीगल राइट बहुत ही ऑर्डिनरी नेचर होते हैं, या फिर ऑर्डिनरी राइट बहुत ही ईजिली पार्लियामेंट उनको अमेंड कर लेती है। ठीक है, पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है और उनको चेंज कर लेती है आपसे पूछने की, या फिर पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास किया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी 368 पे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक्सपर्ट कमिटी फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। किसने चेयर किया था इस एक्सपर्ट कमिटी को? ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी हो गए, राजेंद्र प्रसाद आपने देखा बाद में पहले प्रेसिडेंट बने। यहाँ पे सी जो है जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। इन कांग्रेस ने उनको अपॉइंट किया था कि वो मटेरियल प्रिपेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यूज़ होना था, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी जो बनी वो जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में बनाई गई, उन्होंने देख रेख की। चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। सिंपल है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। कौन सा पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट मैच्ड है? कोसाई फेडरल, केसी विहरे। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनुले ऑस्टिन। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, आइवर जेनिंग्स। ये कहाँ मेंशन है? ये आपको लक्ष्मीकांत के चैप्टर में मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। देखो, कोसाई फेडरल केसी विहरे ने ही कहा था, ये बात सही है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा था, बात सही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ग्रैंडली ऑस्टिन ने कहा था, बात सही है। अब
फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब ही होता है क्वासाई फेडरल। इसी का यही तात्पर्य है। क्वासाई फेडरल की डेफिनेशन पूछे ना तो मतलब यही है कि फॉर्म में तो फेडरल है पर स्पिरिट में, काम करने के तरीके में यूनिटरी है। तो ये गलत है। ये भी केसी वेरे ने ही कहा था। ठीक है, अब हो सकता है क्लियर हो गया होगा ना। इनकरेक्ट पूछा था, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चैप्टर 3 सेलिएंट फीचर्स, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन उठाया, फैक्चुअल है, इजी है। देन आगे चलते हैं 15 पे। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग 3 राइट्स टू द एक्यूज्ड इन एनी ऑफेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्यूज्ड को भी कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कौन कौन से हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21। 21 तो राइट टू लाइफ की बात करता है, 20 और 22 स्पेसिफिक बात करते हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, बात है डबल जियोपार्डी की, याद होगा कहाँ पे है, 20 क्लॉज 1। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैकडेट, बात है रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो जाती है, ये भी ठीक है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जल्दी से बताओ कौन सा क्वेश्चन। देखो जब मैं क्वेश्चन करा रहा था ना, ये बात भी याद रखना है आपको कि स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, हो सके क्लास को 0.75x पे देखो, मतलब रेगुलर स्पीड से कम स्पीड पे देखो, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ सके और उसका आंसर भी ठीक से दे सको। मेरे साथ क्या है कि मुझे ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी कवर कराने हैं, आपको समझ में आना चाहिए और टाइमली आपका रिवीजन होना चाहिए। यही एक सीरीज का यहाँ पे महत्व ऑब्जेक्टिव है। तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 20 में इनफैक्ट आप देखेंगे चैप्टर 2 जो है एनसीईआरटी का, उसके पेज 36 पे ये चीज़ें मेंशन है। तो क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे सोर्सेज से लिए गए हैं, वहाँ से बनाए गए हैं, तो इसलिए इस पर थॉरो इस सीरीज को करिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, वहाँ पे लिखा है टू एंश्योर फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स, 1, 2 एंड 3। चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। फेडरेशन को लेके यहाँ पे चर्चा है। फेडरेशन में द फेडरेशन वर्ड के रिगार्ड आपको बताना है, द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द इंडियन फेडरेशन इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बाय स्टेट्स। अब यहाँ पे देखो फेडरेशन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो यूएसए को याद कर लिया करो। यूएसए में जितनी भी स्टेट्स आई थी उन सब ने एक साथ आके अग्रीमेंट किया था। ठीक है, वो कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन था। इसलिए इंडिया का जो फेडरेशन है ये कमिंग टुगेदर नहीं है, सबको लाया गया था। 565 प्रिंसली स्टेट्स को आपने देखा किस तरह से साम दाम दंड भेद सब लगा के हमने, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सारी स्टेट्स को एक किया और भारत का एक नक्शा तैयार किया। तो ये जो है वो गलत है, आप देख। ठीक है, तो ये गलत हो जाने से आपका ये 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचता है द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे फेडरेशन वर्ड यूज किया है? कहीं पे भी यूज नहीं किया है। हमने यूनियन वर्ड तो फिर भी यूज किया है, फेडरेशन यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है, बहुत सिंपल आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ लिया। ठीक है, आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि इरिश और यूएसएसआर से क्या लिया। वैसे तो ऐसे और क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे क्या क्या सोर्सेज थे। ठीक है, तो सिंपल है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोर्सेज बने, किस किस काइंड पावर के लिए, किस किस टाइप के लिए। चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। विद रिगार्ड टू डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी की आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सोवरन है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ एसोसिएटेड है। प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज दैट विद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। हमने देखा कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में यूएस की सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत सिंपल है, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लो पॉज करके। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे टफ है। बात है डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार प्रीलिम्स में। डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, आपने देखा भारत में कौन सुप्रीम है? भारत में संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ब्रिटेन में कौन सुप्रीम है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो बात बिल्कुल सही है कि हमने कहां से लिया है कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहां पे है? ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट्स सुप्रीम है। ठीक है, वो अपने दोनों के लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के लॉस को रिजेक्ट कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ये बात आ जाती है यूएस में। इनफैक्ट यूएस में आपने देखा कि एक बार जज अपॉइंट हो जाए तो उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, वहां सुप्रीमेसी है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन हम बात करें भारत के आर्टिकल 21 की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यही लिखा हुआ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया? मनेका गांधी केस से आया। इसे ओवर द टाइम इवॉल्व किया गया। ठीक है, लेकिन अभी भी हम बात कहेंगे
प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। 1 and 2 इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, बहुत सिंपल है वेलफेयर स्टेट। देखो प्रियम्बल सिर्फ बात करता है, प्रियम्बल किसी भी तरह की पावर नहीं देता। फंडामेंटल राइट्स हमेशा इंडिविजुअल की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमेशा स्टेट की तरफ ड्यूटी की बात करता है। वेलफेयर स्टेट कहाँ से मिलेगा आपको, आर्टिकल 39 से आर्टिकल 51 तक दिख जाएगा, और ये है डीपीएसपी ही बताता है कि भारत जो है वो वेलफेयर स्टेट के उस पर चल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कहाँ से हमने डीपीएसपीज लिए थे, ये आपका काम है। कुछ कुछ चीज़ें खुद भी पढ़ के आओ। ठीक है, तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताओ किसने हमें डीपीएसपी दिया था, मतलब हमने कहाँ से लिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने वैसे ऐसा पूछा ही था। चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज को लेके क्वेश्चन आए हैं। These were added during the operation of internal emergency। याद होगा आपको कि जो 1975 वाली इमरजेंसी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे लाई गई थी, बाद में उसे हटा दिया गया, मतलब टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है आर्टिकल 352 से हटा दिया गया। तो ये बात सही है। इट वॉज रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। आपको याद होगा पूरा का पूरा 42nd अमेंडमेंट का जो खाका है, जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा 42nd अमेंडमेंट जो तैयार किया गया था, उसका जो प्रोटोटाइप है वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही तैयार किया था, जिसको इंदिरा गांधी ने इंप्लीमेंट किया 1976 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आपको एक और फंडामेंटल ड्यूटी दी है। देखो ओरिजिनली जे तक थी, के जो है वो ऐड की गई। वो कब ऐड की गई, 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई 2002 में। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो बहुत सिंपल है, ओरिजिनली हमने कुछ ड्यूटीज ऐड की, फिर 86th अमेंडमेंट 2002 में राइट टू, जब हमने आर्टिकल 21A ऐड किया एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, तब हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दी पेरेंट्स की या केयर, जो भी वार्ड्स हैं, जो केयर टेकर हैं, कि वो अपने बच्चे को स्कूल भी भेजें। ये कहाँ पे मेंशन है, ये है 51A स्मॉल के में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी बहुत लेट। बाकी ड्यूटीज पहले ही आ गई थी, बस एक ही ड्यूटी है जो अमेंड करके बाद में डाली गई है। आशा करता हूँ सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्लैरिटी आ रही होगी क्वेश्चंस में। रिवीजन जरूर करते रहो। अभी हम अगला जो फोकस हमारा रहेगा वो एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पे ही रहेगा और लक्ष्मीकांत के सोर्सेस पे रहेगा। तो अगली क्लास में पढ़ के आना। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या क्या और चीज़ें आप चाहते हैं इस तरह के सेशन से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।